हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर आज एमएड सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो में जुड़ने का विशेष मकसद ये है कि मैं आप सभी स्टूडेंट को आपके इंटर्नशिप पार्ट का सेकेंड पॉइंट, जो कि ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल टीचर्स टू लेसन ऑन फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम है, उसके बारे में बता सकूं। डियर स्टूडेंट, वैसे तो फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम को बीएड में पढ़ाया जाता है, लेकिन एमएड के प्रैक्टिकल में आपको इसकी ऑब्जर्वेशन करनी है और 2 क्लासेस की ऑब्जर्वेशन करनी है। तो फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम की जो ऑब्जर्वेशन करनी है, उससे पहले आपको रिकॉल और फिर से ये जानने की ज़रूरत है कि फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम क्या होता है और फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम में किस तरह से ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम आपको समझा सकूं और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको बता सकूं। डियर स्टूडेंट, वैसे तो एक एग्जाम्पल लेकर के इसकी कोडिंग और डिकोडिंग मुझे आपको अलग से बतानी पड़ेगी, परंतु फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम को एक बार हम समझते हैं कि फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम होता क्या है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम में किस प्रकार से 10 कैटेगरी में विभाजित होता है और किस प्रकार से हम फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम को वर्गीकृत करते हैं और फिर उसको मैट्रिक्स टेबल में डिकोड करके हम उसको आगे एनालिसिस करते हैं। तो आइए मैं इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ, आपको फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम के बारे में पूरी तरह से समझाने का प्रयास करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आइए फ्लैंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस को हम पहले समझते हैं कि फ्लैंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस होता क्या है। फ्लैंडर ने 1959 में ये एक विशेष प्रकार का विश्लेषण करने की पद्धति का आविष्कार किया कि किस प्रकार से जब कोई शिक्षक क्लास लेने जाता है, जब कोई टीचर क्लास लेने जाता है, तो उसकी क्लास को किस प्रकार से ऑब्जर्व किया जा सकता है। मतलब हम ये देख सकते हैं या हम ये किस प्रकार से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी शिक्षक क्लास लेने गया है उसकी क्लास कितनी इफेक्टिव है और कितनी सही है। तो इस ऑब्जर्वेशन सिस्टम में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। इसको 3 कैटेगरी में, मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले होती है शिक्षक वार्ता। शिक्षक वार्ता में जो भी शिक्षक के से संबंधित चीज़ें होती हैं वो होती हैं। इसके 7 पॉइंट होते हैं। दूसरी है विद्यार्थी वार्ता। विद्यार्थी वार्ता में जो स्टूडेंट का पार्ट होता है वो होता है। और तीसरा है मौन या विभ्रांति, मतलब साइलेंट और कंफ्यूजन। तो किसी भी क्लास में आप देख सकते हैं कि जब भी कोई क्लास में हम जाते हैं तो क्लास में ये 3 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो शिक्षक वार्ता या विद्यार्थी वार्ता या फिर मौन या विभ्रांति यानी कि कंफ्यूजन। तो इसमें 3 मुख्य बिंदु हैं। इन तीनों मुख्य बिंदुओं को हम लोगों को एक एक करके समझना है। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या है। इसके उद्देश्य ये है कि निष्पक्ष ढंग से अध्यापक के पढ़ाए जाने वाले व्यवहार का निरीक्षण करना। दूसरा, अध्यापक के व्यवहार में सुधार करने के लिए योजनाएं बनाना ताकि अध्यापक अध्यापन की परिस्थितियों के अनुकूल बने। तीसरा, अध्यापन अध्ययन के प्रोग्राम के दोषों की पहचान करना, निश्चित करना और उसके उपचारात्मक उपाय करना। तो इसके जो बेसिक एजम्पशंस हैं, मतलब जो अवधारणाएं हैं, वो क्या क्या हैं। सबसे पहला है कि कक्षा के अंदर शाब्दिक वातावरण बना रहता है। कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू फ्लैंडर के अनुसार क्लासरूम में हमेशा वर्बल चीज़ें होती हैं। इन वर्बल चीज़ों को या ऐसी चीज़ें जो वर्बल फॉर्म में नहीं है, उसका स्कोप फ्लैंडर के सिस्टम में कहीं पर भी नहीं आता है। मतलब जो भी चीज़ें मुंह से बोली जा रही हैं, केवल उन्हीं पे फ्लैंडर
ने एनालिसिस किया है। तो इसकी अवधारणा ये है, एजम्पशन ये है कि जो भी चीज़ें मुंह से बोली जाएंगी, अगर स्टूडेंट मुंह से कुछ बोल रहा है, टीचर मुंह से कुछ बोल रहा है, तो उसी का ऑब्जर्वेशन होगा। इसके अलावा अगर कोई रिएक्शन है, कोई इशारे हैं, तो उसका कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है। मतलब इसमें यही एजम्पशन है कि ये वर्बल सेंस में होता है। दूसरा, कक्षा के अंदर शिक्षक और छात्रों के शाब्दिक व्यवहार का निरीक्षण भी किया जा सकता है। तो उनके शाब्दिक व्यवहार का ही निरीक्षण करना होता है इसमें, और इन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसका अध्ययन इसमें नहीं होता है। कक्षा में अध्यापक का होने वाला व्यवहार एक सीमा तक छात्रों के व्यवहार को प्रभावित करता है। फ्लैंडर का ऐसा मानना था कि कक्षा में जो भी व्यवहार किया जाता है वो छात्रों के व्यवहार को प्रभावित करता है। निरीक्षण के द्वारा अध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो अगर आप इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और कहीं से ये ऑब्जर्वेशन का परसेंटेज कम आता है, मतलब क्लास अगर कम इफेक्टिव है, तो उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो फ्लैंडर के अनुसार जो अध्यापक वार्ता को परिभाषित किया गया है और जो उसका 2 वर्गीकरण किया गया है, सबसे पहले तो इसकी 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो मैंने ऊपर में आपको बताई है। वो कैटेगरी क्या है कि अध्यापक की वार्ता, दूसरी है जो बच्चों की, छात्रों की वार्ता है, और तीसरा है साइलेंट और कन्फ्यूजन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अध्यापक वार्ता क्या होती है। अध्यापक वार्ता का अर्थ होता है अपर्याप्त प्रभाव और प्रत्यक्ष प्रभाव, मतलब इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या होता है? इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जब कोई टीचर छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करता है, वो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। तो और जैसे कि उसकी प्रशंसा करना, उसे प्रोत्साहित करना, छात्रों के विचारों को स्वीकार करना, छात्रों से प्रश्न पूछना, ये सब अप्रत्यक्ष प्रभाव यानी कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ये है कि आप स्टूडेंट की भावनाओं को कितना स्वीकार करते हैं, आप उसकी प्रशंसा करते हैं या उसे प्रोत्साहित करते हैं या नहीं, छात्रों के विचारों को कितना स्वीकार करते हैं, छात्रों से प्रश्न पूछना, ये भी अप्रत्यक्ष व्यवहार है। प्रत्यक्ष व्यवहार ये है कि जब शिक्षक भाषण देता है, मतलब लेक्चर देता है। दूसरा, आप इसको इस प्रकार, इस टेबल को समझिए। ये फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस की कैटेगरी है जो आपको याद करनी पड़ेगी, आपको समझनी होगी, क्योंकि इसी को समझ के आप अपना कंप्लीट ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। आप कंप्लीट फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस का ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पहले बिंदु पे आते हैं जिसे हम टीचर्स टॉक यानी कि अध्यापक वार्ता कहते हैं। टीचर टॉक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आपको दिख रहा है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो कि अप्रत्यक्ष प्रभाव है और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो कि प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस के अंदर में क्या क्या आता है, मैंने पहले भी आपको बताया, छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करना, प्रशंसा करना। अगर कोई भी टीचर छात्रों की भावनाओं को स्वीकार कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, छात्रों के विचारों को स्वीकार कर रहा है, छात्रों से प्रश्न पूछ रहा है, ये सब इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। दूसरा है, यदि वो स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है, लेक्चर दे रहा है, ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, कोई निर्देश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। अधिकारियों की आलोचना करना या उनके पक्ष में बोलना, अगर किसी अधिकारी के बारे में उसकी आलोचना कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, या फिर उनके फेवर में कोई बात कर रहा है। दूसरा जो मेन कैटेगरी है वो है स्टूडेंट टॉक। स्टूडेंट टॉक के अंदर 2 चीज़ें आती हैं कि अध्यापक के प्रश्नों का छात्र उत्तर देते हैं। यही होता है क्लास में कि अगर टीचर ने कोई सवाल किया तो स्टूडेंट उसका जवाब देंगे। और दूसरा होता है छात्र स्वयं बोलने में पहल करते हैं, मतलब छात्र अपने आप से बोलते हैं। और इसके अलावा क्लासरूम में क्या एक्टिविटी हो सकती है? साइलेंट या कन्फ्यूजन, बिल्कुल साइलेंट है या एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो अब इसको आगे हम देखते हैं। निर्देश देना वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जब भी अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है तो किताब खोलने के लिए कहता है, कविता पढ़ने के लिए कहता है, डिक्टेट करता है, कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें होती है निर्देश देना। जब भी कोई टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर करता है सिट डाउन, ये भी निर्देश देना है। रीड योर पोएम एंड
जस्ट ओपन योर बुक, ये सब निर्देश देना है। उसके बाद स्टूडेंट टॉक में ये सब आपको बता चुकी हूँ, जो कि अध्यापकों के प्रश्न का छात्र उत्तर देते हैं, छात्र स्वयं बोलते हैं और कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन में। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको समझनी है कि इस ऑब्जर्वेशन को किया कैसे जाता है। डियर स्टूडेंट, ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, सिखाने जा रही हूँ, वो ये है कि किस प्रकार से हम फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस को करेंगे क्लासरूम में। आइए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम को जब भी हम करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो टेबल है, ये टेबल अपने दिमाग में फीड कर लेना है। आप इस टेबल को ही समझें कि ये टेबल पूरा का पूरा फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम की रूपरेखा है। इसमें जो 3 मुख्य बिंदु हैं उस पे हम चर्चा करेंगे, देखेंगे, और इसे हम जो कैटेगरी में नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। आपको ये नंबर बिल्कुल अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि जब भी आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इन्हीं नंबरों के द्वारा ही आप ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसको करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें टीचर टॉक है, जो कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। जब भी टीचर टॉक होता है तो उसकी टीचर टॉक को 2 पार्ट में, मैंने बताया था कि हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ये जो 2 पार्ट है, एक होगा रिस्पॉन्स और एक होगा इनिशिएशन। इनिशिएशन और टॉक में क्या होता है, रिस्पॉन्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में इनिशिएशन होता है। तो आप इसकी कैटेगरी को समझिए और बिल्कुल याद कर ले। अगर टीचर जो है वो स्टूडेंट की फीलिंग को एक्सेप्ट करता है तो आपको मैट्रिक्स टेबल की में सबसे पहले अपने आप जो आप इनकोडिंग करते हैं वो कैटेगरी ए है, ठीक है, उसमें आप 1 लिखेंगे। अगर वो स्टूडेंट को प्रेज करता है, इनकरेज करता है, उसे अच्छे शब्द बोलता है, जैसे कि सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे ही टीचर क्लास में आया, स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने कहा गुड मॉर्निंग सर। तो ये जो गुड मॉर्निंग सर स्टूडेंट ने कहा, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट ने टीचर को का अभिवादन किया और टीचर ने उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो वहाँ पे 1 आएगा और उसे प्रेज किया, इनकरेज किया, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट और यूजेस पीपल्स आइडिया। अगर क्लासरूम के दौरान कोई आइडिया, कोई चीज़, कोई थॉट स्टूडेंट का टीचर एक्सेप्ट करता है तो वहाँ पे हम 3 नंबर लिखेंगे। अगर टीचर कोई सवाल पूछता है, जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो आप लेसन प्लान बनाते हैं उसमें भी टीचर के क्वेश्चन होते हैं, तो अगर टीचर स्टूडेंट से कोई सवाल करता है तो उसमें हम 4 नंबर लिखेंगे। उसके बाद इनिशिएशन की कैटेगरी में ये 3 पॉइंट आते हैं, 5, 6 एंड 7। 5, 6, 7 में क्या है, अगर टीचर लेक्चर दे रहा है, स्पीच दे रहा है, कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है, तो उसको हम 5 लिखेंगे। अगर टीचर डायरेक्शन दे रहा है, किसी भी तरह का डायरेक्शन दे रहा है, तो उसको वहाँ पे हम 6 नंबर लिखेंगे। अगर टीचर क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग द अथॉरिटी को क्रिटिसाइज कर रहा है या जस्टिफाई कर रहा है, तो हम 7 नंबर लिखेंगे। और पीपल टॉक में 2 आता है, 8 एंड 9। पीपल टॉक रिस्पॉन्स, अगर स्टूडेंट सर के या टीचर के किसी भी सवाल का जवाब दे रहे हैं तो वहाँ पे 8 नंबर आएगा। और अगर स्टूडेंट कुछ पूछ रहे हैं तो वहाँ पे 9 नंबर आएगा। और साइलेंट और कन्फ्यूजन की स्थिति में 10 नंबर आएगा। तो ये टेबल हमें अच्छी तरीके से समझ लेना है, याद कर लेना है। अब आगे आइए, मैं आपको इसका प्रोसीजर बताती हूँ। प्रोसीजर ऑफ फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस। फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस का प्रोसीजर क्या होता है,
इसके प्रोसीजर में 2 पॉइंट है, पहला है इनकोडिंग और दूसरा है डिकोडिंग। इनकोडिंग प्रोसेस जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग क्लासरूम इवेंट यूजिंग द कैटेगरी कोड। जो ये कैटेगरी है, जो मैंने आपको ये कैटेगरी बताई, इस कैटेगरी कोड का हम इस्तेमाल करेंगे। ये कैटेगरी कोड हमें याद कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर फीलिंग की रिस्पेक्ट हो रही है तो 1, अगर स्टूडेंट को टीचर ने इनकरेज किया है तो 2, अगर उसके आइडिया को एक्सेप्ट किया है तो 3, सवाल पूछा है तो 4, लेक्चर दे रहा है तो 5, डायरेक्शन बता रहा है तो 6, और 30 को जस्टिफाई या क्रिटिसाइज कर रहा है तो 7, स्टूडेंट अगर जवाब दे रहे हैं तो 8, स्टूडेंट अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं तो 9, और साइलेंट और कंफ्यूजन वो क्लास की स्टार्टिंग एंड एंडिंग की परिस्थिति होती है। बीच में भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली स्टार्टिंग और एंडिंग की परिस्थिति होती है जब साइलेंट और कंफ्यूजन होता है। तो अब आप देखिए कि इसको हम 2 तरीके से करेंगे, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। इनकोडिंग क्या करेंगे, इनकोडिंग जैसे ही क्लास शुरू होगी, क्लास शुरू हम मैट्रिक्स टेबल लेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैट्रिक्स टेबल। हम एक मैट्रिक्स टेबल लेंगे जो कि 10 कैटेगरी सिस्टम का होगा, और इसी 10 कैटेगरी के आधार पर उसमें नंबरिंग की जाएगी, और उसको फिर डिकोड करके ये निकाला जाएगा कि ये क्लास कितनी इफेक्टिव थी। ये देखिए, ये इनकोडिंग का प्रोसेस होता है। इनकोडिंग में 10 ये एक एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल है। सपोज द ऑब्जर्वर रिकॉर्डेड द क्लासरूम इंटरेक्शन यूजिंग कोड नंबर एज बिलो। मान लीजिए कि कोई क्लास चल रही थी और फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस के आधार पर किसी ऑब्जर्वर ने ये कोडिंग की है। ठीक है, क्या कोडिंग की है, 10 2 3 5। 10 जो है वो हमेशा स्टार्टिंग में की जाती है और एंडिंग में भी की जाती है। तो 10 का मतलब है साइलेंट एंड कंफ्यूजन। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए कि 2 का मतलब हुआ कि टीचर ने प्रेज किया और इनकरेज किया। ठीक है, ये 2 नंबर है। और 3 नंबर में आप देखिए, 3 नंबर में एक्सेप्ट द पीपल्स या स्टूडेंट्स आइडियाज, उसके स्टूडेंट के आइडिया को एक्सेप्ट किया। नंबर 5 लेक्चर देना, फिर 5 लेक्चर देना। और ये देखिए नंबर 6 में गिविंग डायरेक्शन, डायरेक्शन देना, मतलब अब स्टूडेंट लेक्चर दे रहा है, अब टीचर लेक्चर दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, फिर लेक्चर दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। और उसके बाद देखिए नंबर 4 में सवाल पूछ रहा है, तो इसी तरह से नंबर 4 में मतलब स्टूडेंट से सवाल पूछा गया। तो इस तरह से हम इसकी कोडिंग करेंगे, और कोडिंग करने के बाद हम इसको सेट करेंगे। सेट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोडिंग है, तो हम इसके पेयर बनाएंगे। कैसे पेयर बनाएंगे, जैसे देखिए 10 2 का पेयर, फिर 2 3 का पेयर, 3 5 का पेयर, 5 5 का पेयर, 5 6 का पेयर, 6 5 का पेयर, 5 5 का पेयर, 5 6 का पेयर। मतलब हर एक नंबर 2 बार पेयर में आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा मैट्रिक्स टेबल है। इस मैट्रिक्स टेबल में जैसे आपने ये देखा, ये क्या देखा आपने, 10 2, ये जो पेयरिंग की गई है आप देखिए 10 2 2 3 3 5। तो 10 और 2 को हमने कैसे किया, 10 है ये 10 है और ये 2 है, तो 10 और 2 के पेयर में हमने क्या किया, 1। ये 10 का पेयर है, इसमें 2 है। उसके बाद देखिए 2 3 3 5, 2 के पेयर में 3 और 5। इस तरह से हम इस मैट्रिक्स टेबल में कोडिंग करेंगे। ये 10 है, 2 में 10 देखा आपने, 1 लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए दूसरा है 2 में 3, जो 2 है उसमें 3 में 1 दिया है हमने, 2 में 3 में 1 दिया। उसके बाद 3 में 5, 3 में हमने 5 में 1 दिया। इस तरह से हम इसमें मैट्रिक्स टेबल को फिल करेंगे, और मैट्रिक्स टेबल को फिल करने के बाद हम इसकी टोटलिंग निकालेंगे। इसकी जो टोटलिंग होगी वो रो और कॉलम में इक्वल आनी चाहिए। रो और कॉलम में इसकी टोटलिंग इक्वल आएगी, और जब इसकी टोटलिंग इक्वल आएगी तो हम इसे इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि अगर हमें टीचर टॉक का रेशियो निकालना है तो टीचर टॉक को हम टैली करेंगे। टैली इन कॉलम 1 to 7, 1 और 7, ये 1 और 7 के जितने भी कॉलम हैं इन सबको डिवाइडेड बाय टोटल टैलीज, हमारे टोटल कितने नंबर्स हैं वो टोटल टैली से डिवाइड करके इनटू 100 करेंगे। और पीपल टॉक का अगर हमने रेशियो निकालना है तो उनके जो कॉलम है 8 नंबर कॉलम एंड 9 नंबर कॉलम, 8 और 9 नंबर के कॉलम की टैलीज को लिख करके उसके टोटल टैली
से डिवाइड करेंगे और उसको 100 से इंटू करके उसका रेशियो निकालेंगे। साइलेंट और कंफ्यूजन का रेशियो भी हम ऐसे ही निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने देखा कि इसी मैट्रिक्स टेबल के आधार पर हम ये आगे का प्रोसेस करेंगे।